तो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11 के हिस्ट्री के 3 मार्क्स के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जो तुम्हारे आज के एग्जाम में गारंटेड है आने वाले हैं। बहुत ही एनालाइज करके, बहुत ही डीपली मैंने इनको एनालाइज किया है और फिर जाके इन क्वेश्चन के आंसर्स को मैंने निकाला है, क्योंकि ये आज के आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं जल्दी से। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ठीक है ना, कि पहला क्वेश्चन है आपका कि सामंतवाद के पतनों का कारण बताना है। आपको क्या बताना है? सामंतवाद के पतन का क्या बताना है बेटा? आपको कारण बताना है। तो यूरोप में सामंतवाद के पतन के कई कारण थे। समय के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए, जिससे सामंती व्यवस्था क्या हो गई? कमजोर हो गई। पहला, कृषि और आर्थिक परिवर्तन। पहला क्या याद रखोगे आप? कृषि और आर्थिक परिवर्तन आप याद रखोगे। पहला क्या हुआ? कृषि और आर्थिक परिवर्तन। व्यापार और वाणिज्य के बढ़ने से शहरों और नगरों का विकास हुआ। जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लग गया वैसे वैसे, ठीक है ना, शहर बढ़ने लगे। क्योंकि आपको तो पता ही है, जो सामंती व्यवस्था था वो कृषि पे ही डिपेंड था, कृषि का ही आधारित था सामंती व्यवस्था। जब धीरे धीरे क्या होगा, जब व्यापार बढ़ेगा, वाणिज्य बढ़ेगा, तो कृषि धीरे धीरे क्या होगी? खत्म होगी, और सामंती व्यवस्था भी क्या होगा? खत्म होगा ना। लोग कृषि पर निर्भर नहीं रहे, ठीक है। जब व्यापार बढ़ने लग गया तो लोग क्या हो गए? कृषि पर निर्भर रहना कम कर दिया और व्यापार तथा अन्य कार्यों में शामिल होने लगे। इससे सामंती व्यवस्था क्या होने लग गई? कमजोर होने लग गई। अगला, काला प्लेग, ब्लैक डेथ, ठीक है। यूरोप के अंदर ब्लैक डेथ आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से सामंती व्यवस्था कमजोर हो गई। 14वीं शताब्दी में फैली प्लेग महामारी से यूरोप की बड़ी जनसंख्या समाप्त हो गई। इससे मजदूरों की कमी हो गई और किसानों की भी मांग बढ़ गई। किसानों ने बेहतर मजदूरी और अधिकार की मांग करना शुरू कर दी, जिससे सामंती शक्ति क्या हो गई? कमजोर हो गई। जब किसान क्या हो गए? जागरूक हो गए, ठीक है, मजदूर जागरूक हो गए, तो इन्होंने क्या कर दिया? अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना चालू कर दिया और सामंती व्यवस्था के प्रति विरोध कर दिया, और सामंती व्यवस्था क्या हो गई? कमजोर हो गई। राजशाही का उदय, ठीक है ना, राजशाही का उदय हो गया, ठीक है। यूरोप के अंदर राजशाही का उदय हो गया, ठीक है। धीरे धीरे शक्तिशाली राजाओं ने अपने राज्यों को मजबूत किया। जो शक्तिशाली जो राजा थे उन्होंने राज्यों को अपना मजबूत कर दिया, ठीक है ना, और सामंतों की शक्ति को सीमित कर दिया। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के बनाने से सामंती व्यवस्था तब कम प्रभाव हो गया। क्योंकि देखो, पहले क्या था, शुरू के अंदर जो राजा होता था पूरा का पूरा सामंतों पे ही डिपेंड होता था, क्योंकि राजा को सामंत क्या करते थे? सैन्य शक्ति सहायता देते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे राजा क्या करता होता गया, अपने आप को मजबूत करता गया और सामंतों के ऊपर डिपेंड रहना कम करता गया। तो इसने क्या किया? राजा ने सामंतों की शक्ति को कम कर दिया और एक केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था की स्थापना हुई, जिससे सामंती व्यवस्था क्या हो गया? खत्म हो गया। मध्यम वर्ग का उदय, ठीक है, बुजुर्गों वर्ग का उदय हुआ। व्यापार और उद्योग के विकास ने क्या किया? एक नया मध्यम वर्ग का उदय किया, जिसे बुजुर्गों वर्ग कहा गया। यह वर्ग शिक्षित था, व्यापारी थे और नए विचारों को बढ़ावा देते थे, और इसने सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया? चुनौती दे दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया कि सामंती व्यवस्था का खत्म होने के क्या कारण थे। चलिए दूसरा बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन की प्राचीन रोम में आर्थिक विकास और उसके परिणाम बताने, कि प्राचीन रोम में उसका आर्थिक विकास किस प्रकार था। ठीक है, तो प्राचीन रोम में आर्थिक विकास मुख्य रूप से कृषि, व्यापार और दास श्रम प्रणाली पर आधारित थी। जो भी विकास हुआ, रोम साम्राज्य का जो भी विकास हुआ वो किस पे हुआ? तो कृषि, व्यापार और दास श्रम पर आधारित था। ठीक है, रोम साम्राज्य ने सड़कों, पुलों और बंदरगाहों का विशाल नेटवर्क बनाया। ठीक है ना, किस तरीके से उन्होंने विकास किया? तो रोम साम्राज्य ने क्या किया? पुल बनाए, सड़क बनाए, बंदरगाह बनाए। ठीक है, इससे भूमध्य सागर क्षेत्र में व्यापार बढ़ा, ठीक है, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और सिक्कों का उपयोग किया और व्यापार और वाणिज्य को आसान बनाया गया। इसके क्या परिणाम हुए? तो इसका परिणाम हुआ, इस आर्थिक विकास के कारण शहरों का विस्तार हुआ, रोमन साम्राज्य बहुत मजबूत और समृद्ध बन गया। हालांकि इसके साथ साथ अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ गया, अमीर और गरीब की खाई बढ़ गई, सामाजिक असमानता हो गया। आर्थिक समस्याओं ने बाद में साम्राज्य की कमजोरी को में योगदान दिया। जो जिस चीज ने क्या किया? रोमन साम्राज्य को मजबूत किया, उसी ने जाकर के बाद में क्या कर दिया? रोमन साम्राज्य को कमजोर कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जापान के विकास के साथ दैनिक जीवन में परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे जापान क्या करते जा रहा था? विकास करते जा रहा था, वैसे वैसे उसका दैनिक जीवन क्या होते जा रहा था? कमजोर होता, मतलब कि उसमें परिवर्तित होते जा रहा था। जापान के आधुनिकीकरण और विकास के साथ साथ लोगों के दैनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हुए हैं।
जैसे कि शहरीकरण हुआ, लोग रोजगार और बेहतर जीवन के लिए गांवों से शहरों की ओर जाने लगे। इससे शहरों में तेजी से जनसंख्या बढ़ने लगी। पश्चिमी प्रभाव आने लग गया, तो जापान ने पश्चिमी देशों की शिक्षा अपनाई, फैशन अपनाया, तकनीक अपनाया, ठीक है ना, और एक नई जीवन शैली को भी अपनाया। इससे समाज में नए विचारों और बदलाव आए। औद्योगिकरण होने लग गया, जापान के अंदर कारखाने विकसित होने लगे, रेलवे लाइन विकसित होने लगा, आधुनिक उद्योगों की विकास होने लग गया, जिससे काम करने के तरीकों में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ। ठीक है, शिक्षा का विकास, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई, जिससे साक्षरता दर बढ़ी और समाज में जागरूकता आई। तो उसके दैनिक जीवन भी क्या हुआ, ये सारी चीजें दैनिक जीवन भी क्या हुई, प्रभावित हुई। ठीक है, दैनिक जीवन भी क्या हो गई, प्रभावित हो गई। ठीक है, चलिए बात करते हैं चौथे पॉइंट, क्वेश्चन नंबर चौथे की। तो मेसोपोटामिया के शहरों नगर की योजना बताना है। मेसोपोटामिया के शहरों नगर की योजना हमें बतानी है। तो मेसोपोटामिया के शहरों की नगर योजना में कई विशेषताएं देखने को हमें मिलती है। कई शहरों की गलियां अनियमित थी, ठीक है ना, कोई डिजाइन वजह मतलब कि कोई भी, ठीक है, सही तरीके से नहीं बनाया था, घुमावदार होती थी, क्योंकि वो धीरे धीरे विकसित हुई थी। तो यहाँ की गलियां कैसी थी, अनियमित थी, घुमावदार थी और धीरे धीरे क्या हुई थी, विकसित हुई थी। शहर के केंद्र में अक्सर एक बड़ा मंदिर था। ठीक है, शहर के केंद्र में अक्सर एक क्या होता था, एक बड़ा मंदिर होता था या जिगुरत होता था, जो धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र। जिगुरत क्या होता था, मेसोपोटामिया में आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। शहरों की सुरक्षा के लिए उनके चारों ओर मजबूत दीवारें बनाई जाती थी। घर आमतौर पर आंगन के चारों ओर बने होते थे और उनमें रहने की अच्छी व्यवस्था भी होती थी। घर कहाँ होते थे, आंगन के चारों ओर बने होते थे। ठीक है, इस प्रकार मेसोपोटामिया के शहरों में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों के अनुसार नगर योजना विकसित हुई थी। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया किस तरीके से वहां के मेसोपोटामिया की नगर योजना थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विभिन्न जाति और समुदाय के मेल से नई सभ्यता का जन्म होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, नई विभिन्न जातियों और विभिन्न समुदाय के मेल से एक नई सभ्यता का क्या होता है, जन्म होता है। इसके बारे में इस कथन की हमें पुष्टि करनी है। तो जब विभिन्न जाति और समुदाय एक साथ रहते हैं तो उनके बीच सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आदान प्रदान होता है, जिससे नई सभ्यता का क्या होता है, जन्म होता है। जब विभिन्न जाति आपस में मिलती हैं, समुदाय मेल खाते हैं, तो उनके बीच क्या होता है, अपनी संस्कृति, समाज और आर्थिक चीजों का आदान प्रदान होता है, जिससे क्या होता है, एक नई सभ्यता का विकास होता है। पहला क्या होता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान, अलग अलग समुदाय अपनी भाषा, परंपराएं और धार्मिक विचार एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इससे नई मिश्रित संस्कृति का क्या होता है, निर्माण होता है। आर्थिक सहयोग भी करते हैं, व्यापार करते हैं, श्रम के आदान प्रदान करते हैं, लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जिससे उनके बीच सहयोग और एकता की भावना बढ़ती है। नई पहचान का निर्माण होता है। समय के साथ समुदाय एक नई साझा पहचान बना लेते हैं, संस्कृति विकसित करते हैं जो उनकी पुरानी परंपराओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कि बहुत सारी जब संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो क्या होता है, एक नई सभ्यता का निर्माण होता है। रोमन साम्राज्य के दासों की स्थिति के बारे में हमें बताना है। रोमन साम्राज्य के दासों की स्थिति, तो रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उन्होंने स्वतंत्र व्यक्ति नहीं बल्कि अपने मालिक की संपत्ति माना जाता था। ये अपने मालिक की क्या होते थे, संपत्ति होते थे। और जो रोमन साम्राज्य में जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे ना, वो दासों को खरीदना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मानते थे। दासों को खरीदना सबसे ज्यादा क्या मानते थे, इन्वेस्टमेंट मानते थे। ठीक है, रोम जिसके पास जितना ज्यादा दास उसके पास उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट। रोमन कानून के अनुसार दास के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं थे। उनका पूरा जीवन अपने मालिकों की इच्छा पर ही निर्भर करता था। उनके कार्य की बात करते तो दासों का उपयोग कई प्रकार के कार्यों में किया जाता था, जैसे वो खेती करने के लिए, खदानों को खोदने के लिए, मिलों में काम करने के लिए, कठिन परिश्रम करने के लिए। ठीक है, कई दास घरों में नौकर, रसोइया या सेवक के रूप में भी क्या करते थे, काम करते थे। ठीक है, कुछ शिक्षित दास लेखाकार, शिक्षक और चिकित्सा के रूप में भी क्या करते थे, कार्य करते थे। विशेषकर ग्रीक मूल के जो थे वो काफी शिक्षित होते थे। अगर इनकी कानूनी स्थिति का देखा जाए तो यहाँ की जो दासों के साथ जो कठोर व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक दंड दिया जाता था, उन्हें मारा जाता था, उनके कूल्हे पे, ठीक है ना, क्या किया जाता था, निशान बना दिया जाता था, जंजीरों से बांध दिया जाता था। ठीक है ना, यातनाएं दी जाती थी और कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती थी। दासों के साथ बहुत ही ज्यादा क्या होता था, शोषण होता था। मुक्ति की संभावना अगर बात करें तो हालांकि कुछ दासों को अच्छे कार्य या मालिक की इच्छा से मुक्ति किया जाना पड़ता था, क्योंकि अधिकांश दासों को जीवन भर गुलामी रहना पड़ता था। तो बहुत ही कम, ठीक है, गिने चुने ही दास क्या होते थे, स्वतंत्र हो पाते थे। ठीक है,
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यूरोप के लोगों के लिए, ठीक है ना, यूरोप के लोगों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? यूरोप के लोगों के लिए जो मेसोपोटामिया था वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों था? ठीक है, यूरोप के लोगों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? चलिए भाई बात करते हैं। तो मेसोपोटामिया यूरोप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। यहाँ मानव इतिहास की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां विकास हुई। मेसोपोटामिया में सबसे पहले शहरों का विकास हुआ और संगठित जीवन की शुरुआत हुई। यहाँ लेखन प्रणाली का विकास हुआ, जिससे यूनिफॉर्म लिपि कहा जाता है। इसके अलावा कानून, प्रशासन और व्यापार की उन्नत व्यवस्था विकसित हुई। यूरोपीय विद्वानों ने मेसोपोटामिया के इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करके मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास को समझने का प्रयास किया, इसलिए इसे पश्चिमी सभ्यता के उद्भव स्थलों में एक माना जाता है। ठीक है ना, समझ में आया? और इसलिए भी माना जाता है क्योंकि जो बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट जो बुक है, ठीक है ना, वो मेसोपोटामिया में हमें देखने को मिलता है। ओल्ड टेस्टामेंट जो बुक है मेसोपोटामिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसलिए भी यूरोपीय जो लोग थे वो मेसोपोटामिया को अपनी पूर्वजों की भूमि मानते थे। मेसोपोटामिया के लोग अपनी पूर्वजों की भूमि को मानते थे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो मध्यकालीन मठों के कार्य आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? मध्यकालीन मठों के कार्य बताने हैं। तो मध्यकालीन यूरोप में मठ धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है, मठ क्या होते थे? धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र थे। धार्मिक कार्य होता था, मठों में भिक्षु प्रार्थना करते थे, ध्यान करते थे, धार्मिक अध्ययन करते थे। वह ईसाई धर्म के प्रचारक थे और प्रसार भी योगदान देते थे। शिक्षा और ज्ञान का संरक्षण की बात करते हैं। तो मठों में विद्वान प्राचीन पुस्तकों और पांडुलिपियों को लिखते थे। जो विद्वान होते थे मठों में क्या करते थे? प्राचीन पुस्तकों और पांडुलिपियों को लिखते थे और सुरक्षित रखते थे। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है। ये सामाजिक सेवाएं भी करते थे। मठ गरीब, बीमारी और यात्रियों की सहायता भी करते थे। कई मठों में अस्पताल और धर्मशाला भी कार्य होते थे। आर्थिक कार्य की बात करें तो मठ अक्सर बड़े भूस्वामी होते थे और कृषि उत्पादन के केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? अफीम युद्ध से आप क्या समझते हैं? अफीम युद्ध किसे कहा गया और इससे चीन वासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? अफीम युद्ध, तो अफीम युद्ध 19वीं सदी के मध्य में चीन और पश्चिमी शक्तियों के बीच, कुछ मुख्य रूप से ब्रिटेन के बीच दो सशस्त्र संघर्ष थे। ठीक है, तो जो अफीम युद्ध हुआ वो 19वीं सदी के मध्य हुआ, जो चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। ठीक है, तो अगर बात करें अफीम युद्धों को चीन वासियों पर महत्वपूर्ण और विनाशकारी प्रभाव पड़ा। ठीक है, जैसे कि सैन्य हार, अफीम युद्ध से क्या हो गया? चीन की सेना हार गई। चीन दोनों युद्धों में हार गया, जिससे चिंग राजवंश कमजोर हो गया। ठीक है, असमान संधियां लागू की गई। चीन को नानाकिंग की संधि और तियाजिनिंग की संधि जैसी अपमानजनक संधियों को स्वीकार करना पड़ा, जिससे व्यापारिक विशेषाधिकार विदेशियों को मिल गया और हांगकांग जैसे क्षेत्रों पर भी उनका नियंत्रण हो गया। तो इन्हें असमान, ठीक है, आपत्तिजनक, ठीक है, संधियों पर हस्ताक्षर करना पड़ा अफीम युद्ध के बाद, जिसके बाद क्या इनके जो विशेषाधिकार थे वो सारे के सारे चीन विदेशियों के पास चले गए। आर्थिक अस्थिरता आ गई। अफीम व्यापार के कारण चीन की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और भारी मात्रा में चांदी का क्या हुआ? नुकसान हुआ। अगला सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा? अफीम की तल से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ी और लोगों में असंतोष फैल गया। आगे चलकर टाइपिंग विद्रोह और बॉक्सर विद्रोह जैसे आंतरिक विद्रोह भी हुए। ठीक है, संप्रभुता पर प्रभाव आया। इन युद्धों के कारण चीन की स्वतंत्रता कमजोर हो गई और पश्चिमी देशों के प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गए और चीन को क्या कर लिया गया? गुलाम बना लिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सन यात सेन के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताना है आपको। क्या बताना है बेटा? सन यात सेन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे? तो सन यात सेन के प्रमुख सिद्धांतों को जनता के 3 सिद्धांत कहा जाता है। ये सिद्धांत चीन में गणराज्य की स्थापना के लिए बहुत ही ज्यादा आधार था। ठीक है, सन यात सेन के 3 सिद्धांत बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। सन यात सेन के 3 सिद्धांत, पहला कौन सा था? राष्ट्रवाद, दूसरा लोकतंत्र, तीसरा जनजीविका। ठीक है, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इस सिद्धांत का उद्देश्य चीन को विदेशी साम्राज्यवाद और मंचू शासन से मुक्ति करना था और एक स्वतंत्र और एक राष्ट्र को एकजुट राष्ट्र का निर्माण करना था। राष्ट्रवादी भावना, ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद में क्या करना था? मंचू शासन से मुक्ति करना था और विदेशियों से, ठीक है, मुक्ति पाना था और एकजुट राष्ट्र का निर्माण करना था। इसे ही राष्ट्रवाद कहा गया। लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार सरकार जनता द्वारा चुनी हुई
चुनी जानी चाहिए, ठीक है ना। संन्यास सेन का सिद्धांत था कि लोकतंत्र होना चाहिए चीन के अंदर, जनता के द्वारा क्या होना चाहिए, ठीक है, चुनाव होना चाहिए और जनता के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। इसमें 5 शक्तियां वाली शासन व्यवस्था की कल्पना की गई थी। अगला क्या है बेटा, जन जीविका। तो इस सिद्धांत का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारना था। इसमें भूमि सुधार, आर्थिक समानता पर जोर दिया गया, ठीक है ना। जन जीविका जनता के कल्याण के लिए। अगला चीन में प्रचलित कन्फ्यूशियसवाद की विचारधारा के बारे में बताना। चीन में प्रचलित कन्फ्यूशियसवाद की विचारधारा। तो कन्फ्यूशियस चीन में प्रचलित एक नैतिक और दार्शनिक व्यवस्था थी। ये लोगों को नैतिक शिक्षा देती थी, ठीक है ना। लोगों को क्या करती थी बेटा, ये नैतिक शिक्षा देती थी। कन्फ्यूशियसवादी विचारधारा जो प्राचीन विचारक कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं पर आधारित थी। जो प्राचीन विचारक थे कन्फ्यूशियस, उसके ही विचारों पर आधारित थी। तो बात करते हैं कन्फ्यूशियसवादी विचारधारा के, तो नैतिकता और सदाचार, यह सही आचरण, ईमानदारी और निष्ठा पर जोर देता था। किस पे जोर देता था, सही आचरण, ईमानदारी और निष्ठा पर जोर देता था। पारिवारिक संबंध, यह पिता पुत्र पत्नी और बड़े भाई बहनों के बीच सम्मान और कर्तव्य को बहुत ज्यादा महत्व देता था। सामाजिक सद्भाव की बात करते तो इसका उद्देश्य समाज में व्यवस्था और सामंजस्य बनाए रखना था। शिक्षा और ज्ञान, यह शिक्षा और आत्मा सुधार को बहुत ज्यादा महत्व देता था। यह शिक्षा को बहुत ज्यादा, कन्फ्यूशियसवादी विचारधारा शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व देते थे और मानता है कि ज्ञान से व्यक्ति अच्छा नागरिक बन सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोरिया के तीव्र आर्थिक विकास के कारण के बारे में बताना है हमें। कोरिया के तीव्र आर्थिक विकास के कारण में, तो कोरिया का तीव्र आर्थिक विकास हान नदी पर चमत्कार के नाम से जाना जाता है। कोरिया का तीव्र आर्थिक विकास हान नदी पर चमत्कार के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, तो पहला है सरकारी नीतियां। सरकार ने निर्यात मुखी औद्योगिक नीति अपनाई और बड़े औद्योगिक समूहों को प्रोत्साहन दिया कि आइए हमारे क्षेत्र में, ठीक है, बड़े बड़े उद्योग लगाइए, ठीक है। सरकार ने क्या किया, विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता साफ कर दिया, रास्ता खोल दिया, जिससे बहुत सारी विदेशी कंपनियां आई कोरिया के अंदर। कोरिया का बहुत तेजी से क्या हुआ, विकास हुआ। मानव संसाधन पे ज्यादा जोर दिया, ह्यूमन कैपिटल पे, ह्यूमन रिसोर्सेज पे ज्यादा जोर दिया। शिक्षा में अधिक निवेश किया कोरिया की सरकार ने, ठीक है, और कारण कुशल कार्यबल तैयार हुआ और जिसने उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। विदेशी सहायता और निवेश, अमेरिका से मिली आर्थिक सहायता और विदेशी निवेश ने उद्योगों और बुनियादी ढांचों को क्या किया, विकास किया। कड़ी मेहनत और समर्पण, कोरियाई लोगों की कड़ी मेहनत और अनुशासन ने आर्थिक विकास को काफी ज्यादा क्या किया, बढ़ावा दिया। और राजनीतिक स्थिरता के कारण आर्थिक योजना को लगातार लागू किया जा सका, ठीक है। तो बेटा ये थे आपके टॉप 12 3 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इनको मिस करें बिना मत जाना, इसको भाई मिस मत करना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मैंने इस वीडियो को बहुत ही जल्दी में बनाया है ताकि आपके क्वेश्चंस ना छूटे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जी जान लगा देना, इन क्वेश्चन को मिस करके मत जाना, ठीक है ना। चलो मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और उसके बाद, ठीक है, तुम्हारा एक लाइव स्ट्रीम आने वाला है MCQ का, जिसके अंदर 100+ लाइव करने वाले। तो कमेंट करके बताना मुझे कि लाइव स्ट्रीम कब करा जाए, आज के डेट में कब करा जाए, 12 बजे से पहले कब किया जाए, ठीक है। लाइव स्ट्रीम आने वाला है। चलिए मिलते हैं जल्दी से लाइव स्ट्रीम में।